देखिए, जो कई बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर भारत ने ईरान के जो युद्धपोत को जिसे अमेरिका ने डुबा दिया उसे बचाया क्यों नहीं। तो इसे लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर जी का बयान पूरी तरीके से सामने आ चुका है और उन्होंने एक एक डिटेल को सामने रखा है जिसे कोई भी अच्छे तरीके से चर्चा नहीं कर रहा है। और उस पर उनके एक एक लाइन में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें तो ईरान के एक जहाज़ ने भारत से पोर्ट आने की अनुमति मांगी थी सबसे पहले। मतलब उन्होंने कहा कि हमने एक तो डूब गया, क्यों डूबा उसके बारे में उन्होंने बताया है। और दूसरा कि जिसने अनुमति मांगी थी उसे हमने कैसे बचाया है, क्यों बचाया है, इसे लेकर के भी जयशंकर जी ने सब कुछ क्लैरिफाई किया है। तो समझते हैं भारत ने यह फैसला किसी सैन्य या राजनीति से नहीं लिया बल्कि मानवता के आधार पर लिया है। यह जयशंकर जी का कहना है कि भारत ने अमेरिका की परवाह नहीं किया, वह स्वीकार करने के लिए घात लगा कर बैठा हुआ था। ये उन्होंने नहीं कहा है, ये हम खुद से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भारत ने यहाँ पर अमेरिका की कोई परवाह नहीं की। और जो उसका जो दूसरा जो युद्धपोत था जिसे डुबाने के लिए अमेरिका एकदम घात लगा कर बैठा हुआ था, उसे हमने मानवता के आधार पर अपने यहाँ शरण दे करके उसकी जान बचा ली। उसमें कई सारे लोग मौजूद थे, आप उसकी हम सारी चर्चा करेंगे आगे, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा, जयशंकर जी का कहना है कि जो दूसरा जहाज़ था ना, आइरिस देना, वह अलग परिस्थितियों में फंस गया था। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि यह जहाज़ किस दिन को निकला था भारत से, किस दिन को ईरान पर हमला हो गया, खamenei को मारा गया और किस दिन इस जहाज़ को डुबा दिया गया। जब आप इस तीनों डेट को जब आप समझेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि भारत इस जहाज़ को क्यों नहीं बचा पाया था। अब हम लोग आगे समझते हैं। हमले की पूरी टाइमलाइन आपको हम बहुत ही विस्तार से समझा देंगे। वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भारत पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह मेरे हिसाब से सही नहीं है। भारत ने दूसरे जहाज़ को तो बचा लिया लेकिन पहले वाले जहाज़ को नहीं बचा पाया। उसके पीछे बहुत ही ठोस कारण मौजूद है जिसकी हम आपको चर्चा करके आगे बताएंगे। अब अगली बात यह भी है कि भारत क्यों नहीं कर सकता था एस्कॉर्ट, इसे लेकर के नौसेना की तरफ से भी एक सूत्रों का जो है कि जवाब सामने आया है जिसे मीडिया में चलाया जा रहा है। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि हिंद महासागर पहले से ही सैन्य शक्तियों का एक तरीके से क्षेत्र रहा है, कई सारे वहाँ पे सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उन्होंने क्या क्या कहा है इसे लेकर के। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो अच्छी खबर है भारत के लिए कि ईरान ने भारत को एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। भारत ने ईरान के युद्धपोत को तो बचाया, बदले में एक तरीके से हमारे वहाँ पर रिटर्न गिफ्ट ईरान ने दिया है। कैसे दिया है, तो अब चीन के जहाज़ तो पहले से वहाँ से गुजर रहे थे होर्मुज़ से, लेकिन अब भारत के भी कार्गो जहाज़ जो हैं वहाँ से गुजरने लगे हैं। और यह बता रहा है कि अब ईरान भारत के कार्गो जहाज़ को आराम से गुजरने देगा, वहाँ पे कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल है कि क्योंकि पूरा इलाका अभी भी युद्ध का मतलब भंडार है, अभी भी मतलब मौत का कुआं है एक तरीके से वो पूरा जो क्षेत्र है, तो वहाँ से अब बड़ा जोखिम ले रहा है भारत या फिर कोई गुप्त समझौता हुआ है, इसे भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यह जो ईरान ने जो परमिशन दिया है भारत को कि आप जा सकते हैं, यह बेसिकली हुआ है चीन के बाद, क्योंकि पहले चीन का जहाज़ आराम से आ रहा था लेकिन भारत का नहीं आ रहा था, लेकिन अब भारत का भी आने लगा है। तो बताया जा रहा है कि जो विदेश मंत्री जी का अचानक से जो फ़ोन कॉल हुआ था ना ईरान के विदेश मंत्री के साथ, तो वहाँ पर यह फैसला हुआ है कि भाई इसकी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि ये फ़ोन कॉल आने के बाद ही भारत के जो है जहाज़ वहाँ से क्रॉस करते हुए पाए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही अगर आप देखें तो ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं वह भी नई दिल्ली पहुँचे थे। क्यों पहुँचे थे इस पर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ करके उन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका जो बार बार बोल रहा है कि वहाँ से जो भी जहाज़ निकलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसे वह एस्कॉर्ट करेगा, यानी कि सुरक्षा दे करके उसे निकालने की कोशिश करेगा। तो ईरान ने चेतावनी दिया है कि देख लो, देखते हैं कैसे तुम यहाँ से क्रॉस करते हो। तुम पहले भी 1987 में इसी तरीके से आप जिद करके आप क्रॉस करने की कोशिश किए थे लेकिन आपको डुबा दिया गया था, आपको आग लगा दिया गया था। तो ईरान ने चेतावनी दे दिया है अमेरिका को कि आप किसी भी जहाज़ को एस्कॉर्ट नहीं दे सकते इस पूरे क्षेत्र में, अगर आप देने आओगे तो फिर हाल बहुत ही बुरा कर देंगे। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। यानी कि आप समझिए कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर ईरान ना तो यूरोप को वहाँ से निकलने दे रहा है जो भी अमेरिका या इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, ना इजराइल को जाने देगा, इजराइल के जहाज़ों को जाने देगा, ना अमेरिका की और ना ही यूरोप के। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे भारत को और चीन को एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेज ईरान ने दिया है। यह बहुत बड़ी बात है और समझना पड़ेगा कि ईरान इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आप इसको केवल कुछ आधार पर इसको आप हटा दें, नहीं, अब इसको समीकरण में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जयशंकर जी ने कई सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसे हम आगे समझेंगे। तो आइए सब कुछ समझते हैं एक एक करके विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ईरान का युद्धपोत था आइरिस देना, उस पर अमेरिका का हमला हो गया और भारत की तरफ से जो पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया अब सामने आ चुकी है। अभी तक जो रिपोर्ट सब आ रही थी सब ठीक था, लेकिन अब आधिकारिक प्रतिक्रिया खुद विदेश मंत्री जी बता रहे हैं सब कुछ। तो अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस देना को डुबा दिया था, आप सभी जानते हैं। इस घटना पर भारत सरकार के विदेश मंत्री की पहली प्रतिक्रिया और विदेश मंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख पूरी तरीके से साफ करके रख दिया है। अब उन्होंने यह बयान कहाँ पर दिया है भी समझ लीजिए। तो नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि
ये हुआ क्या था एग्जैक्टली, और भारत क्यों नहीं बचा सका, और भारत जो दूसरे जहाज़ को बचाया क्यों बचाया है उसे। तो भारत ने एक ईरानी जहाज़ को दी थी सुरक्षित पनाह। इसे लेकर के उन्होंने क्लियर किया है पहले कि ईरान के एक जहाज़ ने भारत से पोर्ट में आने की अनुमति मांगी थी, ठीक है ना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों का पालन करते हुए अनुमति दी। जयशंकर जी ने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान करता है, और जो ईरानी जहाज़ ने तकनीकी और संचालन संबंधी समस्या की जानकारी दी थी। यानी कि ईरान के जो जहाज़ था उसने बताया कि प्लीज़ इंडिया मुझे मदद करो, ये जो संचालन संबंधी और तकनीकी संबंधी हमारे जहाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप मुझे हेल्प करें, और भारत ने वहाँ पे कदम उठाया। उसी को जयशंकर साहब बता रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ईरानी जहाज़ उस समय भारत की समुद्री सीमा के सबसे करीब बताया गया था, और इसी वजह से उसको भारत ने यहाँ पे शरण दिया था आने के लिए। अब यहाँ पर साफ साफ है कि भारत ने अमेरिका की परवाह नहीं किया, जो एकदम घात लगा कर बैठा था कि हम इसको ठोक देंगे आते ही, लेकिन भारत ने इसे समय रहते बचा लिया, परमिशन दे दिया कि वापस लौट आ जाओ। अब यहाँ पे देखिए 1 मार्च को भारत ने दी थी अनुमति। समझिए ज़रा, यहाँ से टाइमलाइन की शुरुआत होती है, लेकिन आगे बहुत ही डिटेल में आप समझेंगे। तो ईरान की तरफ से भारत को आधिकारिक संदेश भेजा गया था। उस संदेश में जहाज़ की समस्या और बंदरगाह में आने की अनुमति मांगी गई थी, ठीक है ना। तो भारत ने 1 मार्च को जहाज़ को अपने पोर्ट में आने की अनुमति भी दे दी। अनुमति मिलने के बाद जहाज़ को भारत तक पहुँचने में कुछ दिन भी लग गए थे, और तकरीबन बताया जाता है कि 4 मार्च को वह भारत के कोची पोर्ट पर सुरक्षित रूप से डॉक कर गया था। तो इस तरीके से भारत ने ईरान के एक बहुत बड़े जहाज़ को बचा लिया, जिसे कि अमेरिका घात लगाकर मारने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन अब जो दूसरा जहाज़ था आयरिश डेना, वह क्यों डूब गया, इसे लेकर के भी जयशंकर जी बोलते हैं कि वह गलत पक्षों में फंस गया था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि 2 अलग ईरानी जहाज़ की स्थिति अलग थी, जो वहाँ पे आगे बढ़े थे। एक को श्रीलंका ने बचाया और दूसरे को डुबा दिया गया। तो उसे लेकर के भारत ने स्पष्ट कर दिया कि 2 अलग जो ईरानी जहाज़ जो निकल चुके थे उनकी स्पष्ट बिल्कुल अलग थी। एक जहाज़ को भारत ने तो सुरक्षित पनाह दे दिया, लेकिन जो दूसरा जहाज़ आयरिश डेना था अलग परिस्थितियों में फंस गया था। आयरिश डेना उस समय श्रीलंका के पास घटनाओं के बीच में फंस गया। जयशंकर जी इसे कहते हैं कि आयरिश डेना उस समय रॉन्ग साइड्स ऑफ इवेंट था। उनका कहना है जयशंकर जी का कि रॉन्ग साइड ऑफ इवेंट्स था, उस वक्त में फंस गया हो और उसको फिर बचाया नहीं जा सका। अब इसको समझिए, ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर जी के रॉन्ग साइड ऑफ इवेंट्स कहने का मतलब यह है कि आयरिश डेना उस समय ऐसे क्षेत्र और हालात में पहुंच गया था जहां अचानक सैन्य टकराव शुरू हो गया था। अचानक से सब कुछ हो गया वहां पे। यानी कि जब जहाज़ भारत आया था तब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, समझ गए। वह सामान्य नौसैनिक गतिविधि और अभ्यास के लिए आया था, लेकिन वापसी के दौरान अमेरिका और ईरान ने के बीच अचानक से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी ईरान के ऊपर, और फिर जहाज़ उसी संघर्ष क्षेत्र के बीच में फंस गया था। अचानक से ये सब कुछ हुआ था। यानी कि स्ट्राइक जो शुरू हुआ कब हुआ, 28 फरवरी को ईरान पे हमला हो गया और खमेनी को मार दिया अमेरिका और इजराइल ने मिल करके, और उसी समय ये फंस गया है। अब समझेंगे आगे हम लोग टाइमलाइन को कि कैसे ये कब निकला, कब हमला हुआ, कब क्या हुआ। यानी कि जहाज़ का इरादा जो है युद्ध में शामिल होना नहीं था, लेकिन बदलती परिस्थितियों और युद्ध के माहौल के कारण वह गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। ये जयशंकर जी का कहना है, गलत समय पर गलत जगह मौजूद था, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसलिए वे इसे कहते हैं रॉन्ग साइड ऑफ इवेंट्स कहा गया है उनकी तरफ से। अब देखिए जरा टाइमलाइन समझते हैं। तो भारतीय नौसेना के मुताबिक 25 फरवरी को मिलन अभ्यास खत्म हो गया था। 25 फरवरी को हमारा मिलन अभ्यास खत्म हो गया, और अभ्यास खत्म होने के बाद ईरानी युद्धपोत वहाँ से निकल गया था, और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, ठीक है ना। यानी कि 25 फरवरी को मिलन अभ्यास खत्म और वह वहाँ से युद्धपोत निकल गया। उसके 3 दिन के बाद तकरीबन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके खमेनी को मारता है, ठीक है। और फिर 4 मार्च को क्या होता है कि श्रीलंका के पास वह जो निकला हुआ था भारत से, उसको मार करके डुबा दिया अमेरिका ने, ईरानी युद्धपोत को वहाँ पर डुबा दिया। तो यानी कि समझ गए, 25 फरवरी को अभ्यास खत्म हुआ, वो भारत से निकल गया था। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हो गया, और 4 मार्च को उसे डुबा दिया गया समुद्र में। यानी कि क्लियरली वो इंटरनेशनल वाटर में था, उसमें भारत के पास कोई वहाँ पे था नहीं कि हम एकदम हमारे नज़दीक है उसको तुरंत हम भी खींच सकते थे। तो यहाँ पे टाइमिंग का बात है, यहाँ पे निश्चित तौर पर ये इसको कहा जा रहा है रॉन्ग साइड ऑफ द इवेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने चुन करके वर्ड का यूज़ किया है, इसे समझ सकते हैं आप। अब अगर आप देखें तो नौसेना के सूत्रों की तरफ से भी कुछ बयान सामने आ रही हैं। उनके मुताबिक हमला मिलन अभ्यास खत्म होने के 8 दिन बाद हुआ है, समझ रहे हैं। तो 8 दिन बाद हुआ, यानी कि जहाज अभी बस निकल ही रहा था इधर उधर करते हुए, धीरे धीरे उधर अपना ईरान की तरफ बढ़ रहा था। तो 8 दिन बाद हुआ है, ये बहुत बड़ा बात है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि यह हमला हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। तो इसलिए भारत पर आप अगर आंख बंद करके आरोप लगाते हैं तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब अगर आगे देखें तो भारत क्यों नहीं कर सकता था स्क्वाड, तो नौसेना के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भारत बिना अनुरोध के स्क्वाड नहीं कर सकता था। अगर वह जहाज़ भी मांगता कि भाई हमें बचा लो, तो उसे तो खुद नहीं पता था कि उस पर अटैक हो जाएगा। उसे भी यही से लगा था कि युद्ध चल रहा है, हम तो युद्ध में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में था वो, तो फंस गया।
ईरान की तरफ से औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया गया था उसे बचाने के लिए, आयरिश देना को बचाने के लिए ईरान की तरफ से भी कोई औपचारिक अनुरोध भी नहीं किया गया था। इसी वजह से भारत उस देना युद्धपोत को सुरक्षा एस्कॉर्ट नहीं दे सका, लेकिन अनुरोध मिलने के बाद भारत ने दूसरे युद्धपोत को बचा लिया। तो यहाँ पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। यानी कि अगर आप देखें तो भारत का संदेश यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो सर्वोपरि है और हम उसकी पालन करेंगे। भारत ने पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो यूएन क्लॉज जो UNCLOS है, यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्री कानून, उसका पालन किया है यहाँ पर पूरी तरीके से। भारत का फैसला को अगर आप देखें तो मानवीय और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिया गया है। जहाज़ की परेशानी और जो समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुमति उसे दी गई थी कि भाई आ जाना। भारत ने किसी सैन्य गठबंधन के आधार पर यह नहीं किया है, बल्कि समुद्री कानून के आधार पर निर्णय लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे आरोप लगाए जा सकते हैं ना, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से या फिर सऊदी जैसे देशों की तरफ से कि भारत ने इसे क्यों शरण दिया अपने यहाँ। तो वहीं बता दिया कि भाई ये पूरी तरीके से मानवता पे बेस्ड था, ये कोई यहाँ पर हमने सैन्य गठबंधन नहीं कर लिया ईरान के साथ। तो यहाँ पे अब चीज़ को क्लियर हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे जयशंकर जी अभी आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। उनका कहना है कि युवा कैडेट और जहाज़ों की स्थिति ज़रा समझिए। बहुत सारे युवा कैडेट जहाज़ पर मौजूद थे। इन युवा कैडेटों से, इन युवा जो कैडेट्स थे ना, उसे को जहाज़ से सुरक्षित उतारा गया। पहले उनको जब यहाँ पे आए तो उनको उतार करके सुरक्षित उनको सही जगह पे शिफ्ट किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा जहाज़ पर बड़ी संख्या में नौसैनिक प्रशिक्षु भी मौजूद थे, है ना, जो सीखने के मतलब ये सब तो सीखने के मामले में। तो स्थिति अचानक बदलने के कारण इन कैंडिडेटों को तुरंत जो है सो कि डिसइम्बार्क करना पड़ा। डिसइम्बार्क का मतलब होता है कि किसी जहाज़ या विमान से अचानक किसी को उसे उतार लेना नीचे, ठीक है ना, या किसी वाहन से या फिर विमान से या जहाज़ से उसे नीचे उतारना, उसी को डिसइम्बार्क कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत क्यों बना ईरानी जहाज़ का सुरक्षित ठिकाना। ये जो जहाज़ को जिसे कि भारत ने बचाया है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरानी जहाज़ भारत आया क्योंकि उसे तकनीकी और संचालन संबंधी में दिक्कत थी। उन्होंने जवाब दिया। भारत ने मानवीय आधार पर जहाज़ को बंदरगाह में आने की अनुमति भी दे दी। जयशंकर जी ने कहा कि कठिनाई में फंसे जहाज़ को शरण देना भारतीय एक तरीके से मानवीय निर्णय था एक तरीके से। तो भारत ने यह फैसला किसी सैन्य या राजनीति से नहीं बल्कि मानवता के आधार पर पूरी तरीके से लिया है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर आप देखें तो ईरान के कुल 3 जहाज़ इस घटनाक्रम से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जहाज़ पहले भारत आए थे, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भी हिस्सा लिए, भारत में नौसैनिक अभ्यास भी हुआ और कार्यक्रम के बाद ये जहाज़ वापस लौट रहे थे। लेकिन वापसी के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति अचानक बदल गई। जयशंकर जी ने कहा जब ये जहाज़ भारत आए थे तब स्थिति बिल्कुल अलग थी। वापसी के दौरान ये जहाज़ अचानक घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो मिलान अगर 2026 की बात करें तो नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था ईरान का फ्रिगेट जो था देना, ठीक है ना। यह अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और अभ्यास खत्म होने के बाद जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वापस लौट रहा था। उसी दौरान जहाज़ को अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बना दिया था। तो यहाँ पर अब लौटने के समय अगर कुछ होता है तो फिर अब इसमें हुआ क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान को एक बार फिर से हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। जहाज़ पर लगभग 180 लोग सवार थे, 87 नौसैनिकों की मौत हो गई इसमें। 32 नौसैनिकों को श्रीलंका की नौसेना ने और भारत के जो सुरक्षा दल ने एक तरीके से कंबाइंड तरीके से बचा लिया। कई अन्य नौसैनिक लापता हैं जिसे कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर के अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो घटना के बाद श्रीलंका ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसे भारत ने वहाँ पे जाकर के उसको और भी ज़्यादा मजबूती भी दिया था। तो ये पूरा बात है। विपक्ष का हमला चलता रहेगा, वो हुआ भी है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि जहाज़ भारत से लौट रहा था, इस कारण भारत की भूमिका पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई, क्योंकि मेहमान था हमारा जहाज़। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया। सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना। अब हिंद महासागर में विदेश सैन्य की मौजूदगी को लेकर जयशंकर जी ने कुछ बात इंपॉर्टेंट कहा है कि हिंद महासागर पहले से ही, उन्होंने कहा कि हिंद महासागर पहले से ही सैन्य शक्तियों का एक तरीके से क्षेत्र बना हुआ है। चाहे आप डियागो गार्सिया की बात करें, डियागो गार्सिया में पिछले 5 दशक से अमेरिका और ब्रिटेन का वहाँ पर सैन्य बेस मौजूद है। अगर आप जिबूती की बात करें तो वहाँ पर विदेशी सैन्य ठिकानों का जमावड़ा लगा हुआ है। वो भी 21वीं सदी के पहले दशक से ही बना हुआ है, वहाँ पर जमावड़ा तैयार है। उसके बाद अगर आप देखें तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, वो भी इसी दौर में विकसित हुआ है। तो ये सारा का सारा जो अखाड़ा है पहले से ही युद्ध भूमि बना हुआ है हिंद महासागर को। अमेरिका और ये सारे मेजर पावर ने उसको बना करके रख दिया। जिबूती में कई देशों के सैन्य बेस मौजूद हैं, आप समझ सकते हैं। अब है दूसरी तरफ की, यहाँ तक तो बात हो गई। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ईरान ने भारत को कैसे रिटर्न गिफ्ट दिया है। तो देखिए जो होर्मुज़ स्ट्रेट है वहाँ पर भारतीय जहाज़ों की एंट्री शुरू हो चुकी है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से तेल और गैस के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं, ऐसी स्थिति में भारत जो 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं अपना, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता था भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है, यहाँ कूटनीति का ही कमाल है ये।
चीन का जहाज़ आसानी से वहाँ से क्रॉस कर रहा था, होर्मुज़ स्ट्रेट से चीन का जहाज़ बेहद आसानी से क्रॉस कर रहा था, उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, ठीक है ना। अब इसलिए चाइना देख रहे हैं आप, ईरान का भी समर्थन नहीं कर रहा, अमेरिका का भी नहीं, चुपचाप न्यूट्रल बना हुआ है, क्योंकि अगर वो किसी भी तरफ जाएगा तो उसके जहाज़ पे कोई भी टारगेट कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए चीन यहाँ पर बिल्कुल शांत है और अपने हिसाब से वो अपने पावर को, अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है, और उसके जहाज़ को आराम से वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने दिया गया था। और ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि भारत के 2 कार्गो जहाज़ पुष्पक और परिमल इस मार्ग से गुजर रहे हैं। दोनों भारतीय जहाज़ पूरी रफ्तार के साथ इस रणनीतिक व्यापारिक जो मार्ग है उससे आगे बढ़ते हुए पाए गए, और होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम समुद्री मार्गों में से एक माना जा रहा है फिलहाल। पहले चीन को अनुमति मिली हुई थी, इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान ने सिर्फ चीन के कार्गो जहाज़ों को ही इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी थी। ईरान की अनुमति के बाद कई चीनी कार्गो जहाज़ होर्मुज़ से सुरक्षित गुजर चुके थे, ये साफ दिखा जा रहा था कई सारे डाटा के अनुसार। लेकिन अब भारतीय जहाज़ों की मौजूदगी ने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जहाज़ वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अब यही पूछा जा रहा है कि क्या भारत और ईरान के बीच में कोई समझौता हुआ है? जो भारतीय जहाज़ों के गुजरने के से जो संकेत मिल रहा है कि क्या भारत और ईरान के बीच में कोई समझौता हुआ है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि भारतीय जहाज़ अपने जोखिम पर ही मार्ग से गुजर रहे हैं, जो कि लगभग मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हम बिना रिस्क लिए हुए, बिना बात किए हुए अगर हम वहाँ से गुजरें और अचानक हमला शुरू हो जाए हमारे झंडे पर, हमारे जहाज़ों पर। स्ट्रेट होर्मुज़ में देखिए आप तो जहाज़ों की आवाजाही इस समय बेहद संवेदनशील मानी जा रही है, और बिल्कुल भारत ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत जो है उसको लेकर के साफ चर्चा हो रही है। तो भारतीय जहाज़ों की रिपोर्ट की अगर आप देखो, भारतीय जहाज़ों की रिपोर्ट उसी समय के बाद आई है जब भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बाद से ही ये सब कुछ सामने आने लगा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच होर्मुज़ और क्षेत्रीय हालत पर जो चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं उसके बाद से ही ईरान ने परमिशन दे दिया है कि अब जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप देखें तो ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, वो अभी नई दिल्ली पहुँचे हुए थे इस वक्त, और रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए। नई दिल्ली में उन्होंने भारतीय अधिकारियों से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ भी उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक को मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच में बेहद अहम माना जा रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर जब विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से, उनको उप विदेश मंत्री से अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कूटनीतिक सफलता मिली है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे भारत के जहाज़ों के लिए। दूसरी तरफ जो ईरान है वो सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि आप गलती से भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से क्रॉस मत करना, किसी को क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। यानी कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने साफ एक नई चेतावनी दे दी है अमेरिका को, और कहा है कि वह अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वह देखना चाहते हैं कि अमेरिका की जो सेना है वह कैसे एस्कॉर्ट करती है, किसी भी कमर्शियल जहाज़ को यहाँ से कैसे गुजरने देती है। अमेरिका बार बोल रहा है कि हम एस्कॉर्ट कर देंगे यूरोप के जहाज़ों को, इजराइल के जहाज़ों को, अपने जहाज़ों को वहाँ से आराम से हम निकाल लेंगे अपने सेना के दम पर, अपने ताकत के दम पर। लेकिन ईरान धमकी दे रहा है, हम नहीं करने देंगे ऐसा। अमेरिका ने कहा था कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा देगा। अमेरिका का कहना है कि वह इस व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बनाए रखेगा पूरी ताकत लगा करके। अमेरिकी सेना जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए भी तैयारी भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने उसे, अमेरिका को एक तरीके से 1987 की घटना का जिक्र याद दिला दिया है, और बता दिया है कि फैसला लेने से पहले 1987 के अमेरिकी सुपर टैंकर जो ब्रिजटन को याद कर लेना। 1987 में इसी सुपर टैंकर ब्रिजटन में आग लग गई थी। अब ये कैसे लगी थी ज़रा समझिए। तो दरअसल 1987 में इराक और ईरान के बीच में जोरदार युद्ध चल रहा था। उसी दौरान होर्मुज़ में टैंकर वार भी शुरू हो गया था, और उसी समय कुवैती सुपर टैंकर जो था ब्रिजटन को अमेरिकी नौसेना के एस्कॉर्ट में एक तरीके से वहाँ पर लेकर के जाया जा रहा था, उसे क्रॉस कराया जा रहा था। रास्ते में यह जहाज़ ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइन से टकरा गया। अब इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे कि समुद्री माइंस कैसे बिछाए जाते हैं, और ईरान इसमें माहिर है, वो पूरे में बिछाया हुआ है, समय समय पर एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही वह जहाज़ जो सुपर टैंकर था जिसे अमेरिका एस्कॉर्ट करके लेकर के जा रहा था, जैसे ही वह समुद्र के माइन से टकराया उसमें जोरदार विस्फोट हो गया, और जहाज़ के आगे का हिस्सा जो है जो कि पूरी तरीके से उसमें आग लग गया। यह घटना इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि उस वक्त अमेरिका जहाज़ों की सुरक्षा का दावा कर रहा था, लेकिन फिर भी बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि माइंस हमले इतने खतरनाक थे कि होर्मुज़ जैसे समुद्री मार्ग में एकदम खतरा बन गए थे उस वक्त। आज भी समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हो सकता है अगर ईरान धमकी दे रहा है तो ईरान ने साफ संकेत दे दिया कि अमेरिका हमला रोके, नहीं तो होर्मुज़ में हम हालत और भी ज़्यादा बिगाड़ कर रख देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, उसका भी मांग है भाई कि आप हमला को रोको पहले।
अब यहाँ पर देखिए कि भारत के जो जहाज़ हैं, कौन-कौन से जहाज़ हैं, तो पहले भारत ये कार्गो जहाज़ जो है पुष्पक को होर्मुज़ से गुजरते हुए देखा गया। उसके बाद परिमल को भी इस खतरनाक समुद्री से भी रास्ते से गुजरते हुए देखा जा रहा है। इस समय अगर आप देखें तो सबसे तनावपूर्ण माहौल है एक तरीके से। होर्मुज़ को दुनिया मौत का मुँह कह रही है और भारतीय जहाज़ की जो आवाजाही है वो उसे लेकर के सवाल भी है कि भाई क्या गुप्त समझौता है या फिर जोखिम उठा करके हम वहाँ से चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो होर्मुज़ से गुजरना इस वक्त कोई बहुत बड़ा मतलब रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है एक तरीके से लिया जाना है। अगर आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, सभी जो क्रू मेंबर्स होते होंगे, सोचिए उनके दिल पे क्या बीतता होगा हमेशा इस खतरनाक, क्योंकि कई सारे जहाज़ों को डुबाने का दावा कर रहा है ना अमेरिका लगातार, और दिखा भी रहा है कि हम डुबा रहे हैं। तो ये यही चीज़ है कि यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ से बच के अगर थोड़ा आगे भी आता है कोई जहाज़, तो ऊपर से ईरान के जो समर्थक हुती विद्रोही हैं, इन समुद्री रास्तों में जो है चूँकि जहाज़ों पर लगातार हमले करते जा रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है। ऐसे माहौल में भारतीय जहाज़ों का बेखौफ गुजरना एक तरीके से हिम्मत और ध्यान भी खींच रहा है लोगों का। ईरान की तरफ से संभावना यही जताई जा रही है कि ईरान ने भारत को आश्वासन दिया होगा और बोला होगा कि भारतीय झंडे वाले जितने भी जहाज़ हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। अगर ईरान ने यह आश्वासन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यही वजह मानी जा रही है कि भारतीय जहाज़ बिना डर के वहाँ से आराम से गुजर रहे हैं। और लगातार कई सारे फ़ोन पर बातचीत वगैरह हुआ, ये सब तो हमने चर्चा कर ही लिया है। इसी दौरान अगर आप देखें तो अमेरिका ने आइरिस को डेना को डुबा करके और भी स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है पूरे सिचुएशन में। और अमेरिका का यह भी कोशिश हो सकता है डेना को डुबाने को लेकर के, ताकि भारत और ईरान के बीच में दरार पैदा हो जाए। एक तरीके से जो दोस्ती चली आ रही है भारत और ईरान की, भारत ईरान ये सब ब्रिक्स में शामिल है ना, चीन और रूस, यूएई भी उसमें आ चुका है। तो अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि सारे मुस्लिम देश जो पहले उसके प्रभाव में थे अब एक एक करके ब्रिक्स में जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका बौखला करके युद्ध शुरू कर दिया कि अगर जाओगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, युद्ध तो करेंगे ही, फंसाएंगे ही। तो आप देखिए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? ईरान और यूएई, यही दोनों ब्रिक्स में शामिल हैं। तो यहाँ पर सऊदी भी शामिल होने वाला था, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो शामिल नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर जो फ़ोन पे बातचीत हुई है जयशंकर जी की, उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई होगी, तभी जाकर के ईरान ने भारत को छूट दिया। और साथ ही उन्होंने जो बयान दिया है इसको लेकर के, जहाज़ को बचाने को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और साथ ही देखिए भारत ने खामनेई की मौत पे संवेदना भी जताया है। इसे लेकर के भी हमने चर्चा किया है कि विदेश मंत्रालय ने प्रॉपर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। जो हमारे सचिव हैं विदेश सचिव साहब मिस्त्री जी, तो वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने सब कुछ किया। और क्योंकि देखिए खाड़ी देश में भारत का तगड़ा रिलेशन है, 10 मिलियन भारतीय वहाँ पर रहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस और सब कुछ भेजते हैं। तो भारत ने इन सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता को भी साफ साफ कर दिया है। और अर्थव्यवस्था भी हमारा वहाँ से टोटल जुड़ा हुआ है। तो इसलिए खाड़ी संकट अगर होता है तो भारत के लिए चिंता अचानक से बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लगातार मीटिंग और फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं, सफाई दिए जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ पर न्यूट्रल बने रहें और किसी से भी हमको दिक्कत ना हो, हम भी किसी के लिए दिक्कत ना बने। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, कतर का जो है, सोचिए गैस का उत्पादन अचानक से उसने रोक दिया था जब उस पर हमला शुरू हो गया। तो इसके बाद से तो और भी ज़्यादा तेल के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला, आग लगी हुई है एक तरीके से। और जिस तरीके से मर्चेंट शिपिंग पे जो हमला हो रहा है उसके विरोध में भारत ने भी शुरुआत में भी आवाज़ उठाया था कि भाई ये व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना बंद किया जाए, क्योंकि इस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे आप लोग खतरा पहुँचा रहे हैं। उसमें भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए थे ना, इसलिए विदेश मंत्रालय नाराज़ हो गया था। और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि भी की थी कि हाल के दिनों में कुछ भारतीय नागरिक भी मारे गए हैं इस पूरे क्षेत्र में। और यही कारण है कि बहुत बड़ा रिस्क है वहाँ से जहाज़ को गुजरना आज के डेट में भी। कुछ भारतीय नागरिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और सरकार ने इन घटनाओं पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है, लेकिन फिर भी रिस्क है, रिस्क तो वहाँ पे है ही। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि जयशंकर जी ने क्या क्या साफ साफ कर दिया कि हम क्यों नहीं जहाज़ को बचा पाए और क्यों हम दूसरे जहाज़ को बचाए हैं। और दूसरी तरफ सब कुछ अब क्लियर हो चुका है कि जो है यहाँ पर कूटनीति बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है ईरान के साथ, और भारत एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने भी भारत को रिटर्न गिफ्ट दे दिया, हमारे जहाज़ अब वहाँ से आसानी से गुजर रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। दोस्तों सपोर्ट करें, धन्यवाद।